हेलो एवरीवन, मोल कॉन्सेप्ट के इस जर्नी में अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड पड़ाव पर, जहां एक तरफ फर्स्ट पड़ाव में हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का डर खत्म किया था, उसी तरह सेकंड पड़ाव दूसरे पड़ाव में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपना ये भी डर खत्म करेंगे। वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में भी इस कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट इसके साथ साथ आपके लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में इसके खूब ढेर सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। तो इस कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले आगे, फर्स्ट हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, थर्ड में मोलैलिटी पढ़ेंगे, फोर्थ में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। सभी के क्वेश्चन खूब अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ में हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे एंड लास्ट में पार्ट पर मिलियन पीपीएम कवर करेंगे। आज के इस सेशन में बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको कंसंट्रेशन टर्म एंड सॉल्यूशन के रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो आपको समझाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। इसमें सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन से बात करते हैं, फिर वन बाय वन आपके सारे कॉन्सेप्ट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के क्लियर होंगे। कई लोग आप में से सॉल्यूट, अगर आपसे ये पूछा जाए सॉल्यूट क्या होता है तो आप कहते हैं जो लेस क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, और आपसे पूछा जाए सॉल्वेंट क्या होता है तो जो मोर क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। ऐसी बातें करना गलत है, ठीक है। तो वन बाय वन आपको एक एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन उठाते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या है? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ऐसा लिखा दिख रहा है आपको सामने, समझो इस बात को। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सपोज हमने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया, वाटर में नमक को डिसॉल्व किया। जब नमक सॉल्ट था तो वो सॉलिड फेज में था और वाटर क्या था? लिक्विड फेज में था। लेकिन जब आपने उस नमक को पानी में डिसॉल्व किया तो नमक का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। नमक डिसॉल्व होके क्या बन गया? वो भी लिक्विड बन गया। बेसिकली आपको कहने का यह मतलब है कि जो इस मोल कॉन्सेप्ट और लिक्विड सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं वो मेनली ट्रू सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन। अब आप सोचेंगे सर ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सच्चा सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब, ध्यान से देखना, आपने सॉल्ट मिलाया। अब सॉल्ट क्या है भाई? सॉलिड है। नमक क्या है? सॉलिड है। और आपने उसको किस में डिसॉल्व कर लिया? वाटर में। वाटर क्या है? लिक्विड है। लेकिन जब नमक वाटर में डिसॉल्व होगा, घुल जाएगा, तो नमक का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि उस ग्लास में सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड है। नमक का जो सॉलिड नेचर है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। कहने का मतलब दो अलग अलग फेज की चीजें भी किस फेज में आ जाए? वन फेज में आ जाए। ये सॉलिड फेज था एक फेज, ये सॉल्वेंट जो है लिक्विड था ये अनदर फेज है, दूसरा फेज है। मतलब दो डिफरेंट फेज को आपने मिलाया और वो जाके फाइनली एक फेज में आ जाए, तो एक फेज वाले सॉल्यूशन को, मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां जिस सॉल्यूशन की बात हो रही है वो होमोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है, ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है, जिसमें वो घुल के सिर्फ एक फेज में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनी है? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। टू और मोर कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ? एक ग्लास पानी है, पानी में आपने नमक भी मिलाया, चीनी भी मिलाया, नमक चीनी सब के सब घुल गए। सब के सब नमक और चीनी पहले क्या थे? सॉलिड थे, फिर घुलने के बाद वो लिक्विड बन गए, उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, सॉलिड नेचर पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो घुल करके वो एक फेज लिक्विड फेज में आ गए। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन बनता कैसे है भाई? सभी लोग जानते हैं, बेसिक सा पॉइंट है सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब हम लोग मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। और किस तरह के सॉल्यूशन की बात होने वाली है? होमोजेनियस। होमोजेनियस सॉल्यूशन की पहचान क्या है? कि वो एक फेज में आ जाए, मतलब वहां फेज क्या हो? वन हो, ठीक है। तो आइए पहले सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। नाउ फाइनली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनने वाला है? सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे हम लोगों को सबसे पहले सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की डेफिनेशन से पहले टोटल कंपोनेंट कितने आ रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। सपोज मैंने एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको यहां से ये नोट करना है कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट ढेर सारे हो सकते हैं, नमक मिला दिया, चीनी भी मिला दिया, नींबू भी मिला दिया, लेकिन मिलाया किसमें? पानी में। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूट 1 2 3। नमक को पानी में डिसॉल्व, नमक और चीनी को पानी में डिसॉल्व, नमक, चीनी, नींबू, 3 चीजों को पानी में डिसॉल्व। दिखाई दे रहा है आपको? तो यहां से जो कॉन्सेप्ट निकला वो ये निकला कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। नाउ सॉल्यूट, हमने सिर्फ और सिर्फ नमक को पानी में, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया, तो आपने कितना सॉल्यूट लिया? सिर्फ एक। वो कौन था? नमक। ठीक है, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिल करके ये जो भी सॉल्यूशन बना होगा उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2। कौन कौन होगा? एक वाटर और एक सॉल्ट, नमक। जब 2 कंपोनेंट आते हैं सॉल्यूशन के अंदर में, सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और केमिस्ट्री में जनरली हम लोगों को यही देखने को मिलेगा। ठीक है, 99% केसेस में आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। बाइनरी का मतलब बाई का मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे, पानी और अगर आपने नमक मिलाया है तो नमक। क्लियर? नाउ सेकंड केस देखो, अगर हमने नमक और चीनी, सॉल्ट एंड शुगर दोनों को मिला दिया एक पानी में, तो टोटल कंपोनेंट सॉल्यूशन में कितने आए? 3। ठीक है, नाउ अगर हमने सॉल्यूट के नाम पे नमक भी मिला दिया, चीनी भी मिला दिया और एक नींबू ले लिया, ठीक है, 3 चीजों को हमने पानी में मिला दिया, तो उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल कंपोनेंट कितने होंगे? 4। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट काउंट करते हैं। केमिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। क्लियर? और यहां से क्या सीख लिया? सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे कैसे। अब हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताया जा रहा है, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। ये आपका बचपन है, लेस इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट। इससे बाहर निकलो भाई, इससे बाहर निकलो। ठीक है, ध्यान से समझो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो जाके घुलता है, सॉल्वेंट जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करवाता है, अपने अंदर घुलवाता है। क्लियर? सॉल्वेंट सबके सब अपनी कॉपी में नोट करो, सॉल्वेंट जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। ध्यान दो, नमक को जब आपने पानी में मिलाया था तो पानी ने अपना लिक्विड नेचर नहीं छोड़ा था। तो सॉल्वेंट क्या होता है? पानी आज भी पानी है। जब आपने नमक मिलाया तब भी वो पानी, पहले भी वो पानी था, जब नमक मिला दिया तब भी वो पानी ही रहा। तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसका फिजिकल स्टेट डू नॉट चेंज, फिजिकल स्टेट जिसका चेंज नहीं होता। आज से ये सीखो, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता। नाउ सॉल्यूट क्या होगा फिर? सॉल्यूट जिसका फिजिकल स्टेट में और मे नॉट बी चेंज। कहने का मतलब सॉल्यूट, उसका फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है? नमक आपने सॉलिड लिया था, नमक जाके पानी में घुला तो वो भी बेचारा पानी बन गया, तो नमक का फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। लेकिन अगर आप कोई दवाई, कोई सिरप यूज करते, तो मान लीजिए कि कोई सिरप आपने लिया 1 चम्मच और उसको 1 गिलास पानी में डिसॉल्व किया, तो भाई सिरप पहले भी लिक्विड था और लिक्विड में जाके आज भी लिक्विड है। तो सॉल्यूट में क्या है कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट हमेशा सेम रहेगा, सॉल्यूशन बनने से पहले भी, सॉल्यूशन बनने के बाद भी। पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में और मे नॉट भी चेंज कौन होता है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट जिसका फिजिकल स्टेट कभी भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब आप कहते हैं, आप ये नोट तो कर चुके होंगे, अब आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे अमाउंट्स के टर्म में ही बताना है। अगर आप अमाउंट के टर्म से बताना चाहते हैं तो आप खुद देखिए, आज अमाउंट के टर्म में जो आपका बचपन था, 9th 10th में जैसे आप पढ़ते थे, अब तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पहले आप कहते थे कि जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट बन जाएगा और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, यही कहते थे। अब आप खुद देखिए, ग्लूकोज कितना है यहाँ पे? 180 ग्राम हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है,
और H2O 90 ग्राम लिया। अमाउंट किसका कम है? वाटर का। तो आप तुरंत कह दोगे नहीं सर, वाटर तो हमारा सॉल्यूट होगा, कम क्वांटिटी। हाँ, वाटर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और ग्लूकोज क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। भाई ग्लूकोज जाके घुलता है वाटर में, वाटर जाके ग्लूकोज में नहीं घुलता। सॉल्वेंट वो बनता है जो अपने अंदर चीजों को घोलता है, और वही अपने अंदर चीजों को घोल सकता है जिसके अंदर स्पेसिंग ज्यादा हो, इंटर स्पेसिंग ज्यादा हो। अब आप कहेंगे सर ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल सिखा दीजिए। नॉर्मल सीखना है तो ध्यान से सुनो। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ते रहोगे तो आज आप वाटर को सॉल्यूट बोल के जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि वाटर कम क्वांटिटी में है और ग्लूकोज ज्यादा क्वांटिटी में। तो इसका तोड़ क्या निकाले, कैसे बताए? फिर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। ये जो बातें आप करते थे ना बचपन में कि सॉल्यूट वो होता है जो लेस इन अमाउंट होता है, लेस इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मोल मेरे भाई, मोल मोल मोल। यही तो मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जो सॉल्यूट है वो लेस इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट होगा मोर इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल। अब चेक कर लो, अब देखो, मोल मास दिया हुआ है, मोल कैसे निकालते थे बताओ? मोल कैसे निकालते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज क्या होता है आपका? C6H12O6। अब इसका मोलर मास निकालोगे 180 आएगा, 180 ग्राम। कितना आया मोल इसका? 1। और वाटर का मोलर मास कितना होता है भाई? 18। आप सभी को पता है 18 ग्राम। अब इसका आप मोल निकालिए तो इसका मोल क्या आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। देखो ध्यान से, कितना आया? 5 मोल। जो मोल के टर्म्स में ज्यादा होगा, जो मोल के टर्म्स में ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो आज से अधूरी डेफिनेशन मत बोलना कि जो कम क्वांटिटी में होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। अगर आपको क्वांटिटी बोलने के लिए तड़प रहे हो तो पूरा का पूरा लैंग्वेज बोलना कि जिसका मोल कम होगा वो सॉल्यूट और जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां से आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई दो तरीके से मैंने आपको बताया। पहला क्या तरीका बताया कि सॉल्वेंट जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता, और सॉल्यूट जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर आप अमाउंट के टर्म्स में बताना चाहते हैं तो वो है आपका मोल। जिसका मोल ज्यादा वो सॉल्वेंट और जिसका मोल कम वो सॉल्यूट। ठीक है? अब थर्ड पॉइंट। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये तो मोल मोल की बातें हो गई, ये जो जनरली सिर्फ अमाउंट के टर्म्स में बता देते हैं, मास के टर्म्स में किस में बताते हैं? यहां देखो, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो सॉलिड, और वाटर क्या होता है? लिक्विड। आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सॉलिड और लिक्विड में बनाया है। ठीक है? अगर मैं सॉलिड प्लस सॉलिड मिला के सॉलिड सॉल्यूशन बनाता, ठीक है, तो अगर सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन होता तब ये बातें जायज होती। जैसे ये कोई सॉलिड है, मान लो ये 2 ग्राम है, ठीक है, और ये भी कोई सॉलिड है, ये 5 ग्राम है, तो आप इस केस में तो बोल सकते हैं कि सर ये बनेगा सॉल्वेंट और ये बनेगा सॉल्यूट। क्लियर? तो ये जो ग्राम ग्राम जो अमाउंट मास के टर्म्स में बताना चाहते हो वो सॉलिड प्लस सॉलिड के मिक्सचर पे एप्लीकेबल है। लेकिन जहां लिक्विड आ गया वहां या तो फिजिकल स्टेट वाली बातें बोल लेना या तो फिर मोल निकाल के रख देना। होप सो गाइज आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से एक बार वीडियो पॉज करके सुनो और ध्यान से समझो तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के टाइप का। सॉल्यूशन के टाइप का ट्रेडिशनल टाइप नहीं, दूसरा, इधर मामला अलग है। ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। अब एक पहला हो गया एक्वस सॉल्यूशन एंड सेकंड हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक? अब इस दोनों को कैसे कैटेगराइज करोगे? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होगा जिसमें सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर, क्योंकि एक्वस का मतलब ही होता है वाटर, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा।
क्लियर हो गया, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा। अब नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होगा? एक्वस का मतलब ही भाई वाटर होता है, वाटर। तो इसने साफ साफ बोला है नॉन एक्वस सोल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट, पानी को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा, अदर देन वाटर होगा। वाटर को छोड़ करके कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो सकती है, बस वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, उसके अंदर में सर्टेन है, निश्चित है कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पानी। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें पानी को छोड़ करके कोई भी लिक्विड हो जाए, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आइए अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन, यहां से आपका टॉपिक फुल्ली स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तेजी को बताता है। अब कंसंट्रेशन से कैसे समझेंगे? पहले आपको एक दो एग्जांपल बता रहा हूं, वो समझो, फिर आते हैं इसके डेफिनेशन पे। एक ग्लास पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच नमक मिलाया, ठीक, यहां रख दिया। एक दूसरा ग्लास पानी है, उसमें 2 चम्मच नमक मिला दिया। और एक तीसरा, एक ग्लास पानी है, उसमें 3 चम्मच नमक मिला दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा सॉल्टेड वाटर कौन सा है, ज्यादा खारा पानी कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर तीसरे नंबर का जो ग्लास है वो ज्यादा खारा होगा। तो भाई खारे में सबसे ज्यादा खारा, मीठे में सबसे ज्यादा मीठा, तीखे में सबसे ज्यादा तीखा, जो भी हुआ वो कहलाएगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कंसंट्रेशन का मतलब अगर हम प्रैक्टिकली लें तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है टेस्ट, स्वाद। तो जिसका स्वाद सबसे ज्यादा तीखा वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मीठे सॉल्यूशन की बात करें तो जिसका स्वाद सबसे ज्यादा मीठा वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा? क्या किया था आपने? तो आप कहोगे कि सर हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई थी और 3 चम्मच चीनी मिलाई थी। तो जब आपने चीनी ज्यादा मिलाई तब वो सॉल्यूशन खूब मीठा बना, यानी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो बना। क्लियर? तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे। किस बात पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे। पहले ग्लास में क्या मिलाया? 1 चम्मच चीनी। दूसरे ग्लास में क्या मिलाया? 3 चम्मच चीनी। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है, मतलब कि किस प्रपोर्शन में, किस रेशियो में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला हुआ है, चीनी और पानी मिला हुआ है। क्लियर? तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? कैसे पहचानोगे हाईली कंसंट्रेटेड? जिसमें सॉल्यूट खूब मिला होगा हाईली कंसंट्रेटेड, जिसमें सॉल्यूट कम मिला होगा लो कंसंट्रेटेड, लोअर कंसंट्रेशन बोल सकते हो। जिसमें चीनी खूब मिला होगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें नमक खूब मिला होगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो यानी कंसंट्रेशन को तेज या धीमा करने वाला कौन है? सॉल्यूट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन कुछ और नहीं, ये एक रेशियो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ये प्रपोर्शन होता है कि किस अमाउंट में आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला रखा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने सॉल्यूट खूब मिला रखा है, तब आप क्या बोलोगे? अब सोच लो, सॉल्यूट के नाम पे मैंने आपको दे दिया चीनी, तो अब आप बोलो सॉल्यूट खूब मिला रखा है, यानी आपने चीनी खूब मिला रखा है। और जब चीनी खूब मिला रखा है तो खूब मीठा सॉल्यूशन बनेगा, और जब मीठा सॉल्यूशन बनेगा तो वो कहलाएगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना चाहिए कि कंसंट्रेशन कुछ और नहीं, टेस्ट है। इसके फिजिकल मीनिंग से आप तुरंत फटाफट समझते चले जाओगे। टेस्ट, मीठे में सबसे ज्यादा मीठा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, तीखे में सबसे ज्यादा तीखा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो तीखा कौन करेगा? मिर्च। यानी कि अगर सॉल्यूट ज्यादा है उस सॉल्वेंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, अब तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, आपने 1 ग्लास पानी में 3 चम्मच चीनी मिला के उसको खूब मीठा बना के आपने कह दिया हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी 1 ग्लास पानी जिसमें आपने 3 चम्मच चीनी घोल के रखा हुआ है, इसको एक बाल्टी में भरे हुए पानी में डाल दो, तो मीठापन तो सब गायब। यानी कि आपने पानी सॉल्वेंट बढ़ा दिया तो मीठापन गायब, यानी कंसंट्रेशन गायब। मीठापन गायब यानी कंसंट्रेशन गायब। इसीलिए बोला जाता है कंसंट्रेशन का इनवर्स क्या होता है? डाइल्यूशन।
यानी डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे, पानी बढ़ाते जाओगे तो वो फीका होता जाएगा, फीका होता जाएगा, फीका होता जाएगा, यानी कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो फाइनली कंसंट्रेशन क्या होता है? इट इज द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने किस रेशियो में मिलाया है। वैसे तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के, ये सब कंसंट्रेशन को डिफाइन करने आए। कोई भी हो, आपसे पूछा जाए W/W परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो कंसंट्रेशन है। आपसे बोला जाए PPM क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये कंसंट्रेशन है। लेकिन कंसंट्रेशन की मेन डेफिनेशन ये है। कंसंट्रेशन मेनली क्या है, ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक बात, एकदम सही बात। द अमाउंट ऑफ चीनी, चीनी ही डिसाइड करेगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्लियर? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पता है आपको, ये बहुत पॉपुलर चीज है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर अमाउंट को हम मोल के टर्म्स में बोल दे तो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही आगे चल के आप पढ़ोगे मोलैरिटी। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही आगे चल के पढ़ोगे मोलैलिटी। ये मोलैरिटी है, रिटी रिटी रिटी, मोलैरिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज मोलैलिटी। यही आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन को किस किस टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? मोलैरिटी में, फॉर्मेलिटी में, मोलालिटी में, नॉर्मेलिटी में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, परसेंटेज कंपोजिशन के टर्म्स में और पीपीएम के टर्म्स में। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट सेशन का काम है। फाइनली आप यहां से सीख गए होंगे कि कंसंट्रेशन क्या है। व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन? इट इज द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने किस रेशियो में मिलाया है, ये इस बात को बताता है। अगर सॉल्यूट ज्यादा मिलाया है तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फलाना एंड ढिमाका। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल बात की जाए तो सॉल्यूट का अमाउंट गिवन सॉल्वेंट या गिवन सॉल्यूशन में कितना है वो डिफाइन करता है कंसंट्रेशन को। मैंने बहुत कायदे से आपको बताया कि कंसंट्रेशन को एक टेस्ट नाम दे दो और फिर फेल करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंसंट्रेशन। फाइनली आपसे अगर रास्ते में कोई पूछता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है। पहला चीज कि सॉल्यूशन कितना तेज है, कितना फीका है, ये बताता है। और दूसरा कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इस डेफिनेशन को आप अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम लोग मोलैरिटी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल फोड़ेंगे। मोलैरिटी, फिर मोलालिटी एंड सो ऑन, जितने आपको लिस्ट दिखाए गए वो। ठीक है, तो बड़े अच्छे से नोट करिएगा और वेट करिए नेक्स्ट सेशन का। थैंक यू सो मच।